नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया में फिर तनाव और यूएस बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने से सेंटिमेंट्स बिगड़े। गिफ्ट निफ्टी करीब 200 पॉइंट नीचे। एफआईएस की कैश और वायदा मिलाकर करीब 12,000 करोड़ रुपए की बिकवाली। एशिया में भी तेज गिरावट, वहीं कल रिकॉर्ड हाई से फिसले यूएस इंडिसेस। कच्चे तेल में भी $97 पे कामकाज। पश्चिम एशिया में फिर बड़ा तनाव। ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर किया ड्रोन अटैक। हमले में एक भारतीय की मौत। बहरीन में भी यूएस के नेवल बेस को बनाया निशाना। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका ने केशम आइलैंड और ऑयल टैंकर पर कुवैत और बहरीन की धरती से किया था हमला। उधर डील को लेकर अभी भी कंफ्यूजन बरकरार। आईटी शेयरों पर दूसरे दिन भी दिख सकता है दबाव। इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर 4 से 5% तक गिरे। कल 5% से ज्यादा टूटा था निफ्टी आईटी इंडेक्स। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स के प्रमोटर्स पर खातों में बड़ी गड़बड़ी का लगाया आरोप। कहा, वित्त वर्ष 2021 से 2025 के बीच 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का दिखाया फर्जी रेवेन्यू। 99% रेवेन्यू था फर्जी। सेबी ने दोबारा फॉरेंसिक ऑडिट का दिया आदेश। और भारत यूएस डील समझौता अंतिम दौर पर। आज खत्म होगी वार्ता। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर बोले, 99% समझौता पूरा। चलिए, गुरुवार की सुबह है भाई। हफ्ते का पेनल्टीमेट सेशन, हफ्ते का सेकेंड लास्ट कारोबारी सत्र है। और भाई साहब, 2 दिनों से एकदम सिमिलर स्टोरी रिपीट होती हुई आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। खराब समीकरण, कमजोर शुरुआत, फर्स्ट हाफ में सेलिंग का प्रेशर, बियर्स कह लीजिए मंदड़िए हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। और सेकेंड हाफ में बढ़िया पुलबैक, स्ट्रॉन्ग कमबैक, बुल्स का दमखम नजर आ रहा है। और दोनों दिन एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। एग्जैक्टली 12:30 बजे बुल्स भड़क रहे हैं, जोश में आ रहे हैं, सास बहू और सेंसेक्स के शुरू होते ही। पता नहीं, शायद उसी का इंतजार कर रहा हूं। खैर, कल का सेशन लाइए स्क्रीन्स पर। इंट्राडे रखिएगा। कल भी क्या हुआ? खराब समीकरण थे, कमजोर शुरुआत हुई और शुरुआत में वो आईटी का तगड़ा सेल ऑफ था। तो और उस सेल ऑफ के बीच में वो कमजोर सेंटिमेंट्स परसिस्ट करे पहले हाफ में। एक समय निफ्टी 330 अंक, तकरीबन 1.5% के दबाव के साथ कामकाज कर रहा था। हम 23,150 तक गए और सेकेंड हाफ में शार्प रिकवरी आई और उस रिकवरी को बैंक्स ने लीड किया। उसमें एक स्ट्रेंथ नजर आई, उसमें दमखम नजर आया और ज्यादातर इंट्राडे लॉसेस से उभरते हुए नजर आए हम लोग। इवेंचुअली हल्की सुस्ती के साथ, हल्की नरमी के साथ, हल्की कमजोरी के साथ 23,400 की ट्रेजेक्टरी पर जाके सेशन की समाप्ति। हां, अभी भी दायरे में कामकाज हो रहा है, अभी भी लोअर लेवल्स पे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है। पर भाई साहब, एक बात ध्यान रखिएगा, ये लोअर लेवल जो है ना, रोज सरकते चले जा रहे हैं। 26 मई से अब तो मेरे ख्याल से 6 या 7 ट्रेडिंग सेशंस हो गए। हर दिन नया लो भारतीय बाजार जड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। तो कहने वाली बात हो गई, लोअर लेवल से एक बाइंग इंटरेस्ट। हाल ये है। उधर फूफा का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं कौन जादू की झप्पी कब देगा उनको। कल कैश में 5,600 करोड़ रुपए की बिकवाली थी। कैश और वायदा जोड़ लीजिए, 12,500 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है कल के ट्रेडिंग सेशन में। और शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स ऐड हो रहे हैं। कल नेट शॉर्ट्स तकरीबन 30,000 के आसपास ऐड हुए और सिस्टम में। यह हाल है, रब रखा। खैर, आज क्योंकि थर्सडे है, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। आज आईएमडी ने पहले कहा था 26 तारीख, 26 मई। फिर वो मॉनसून का ऑनसेट तो हुआ नहीं था केरला तट पे। और जो अगला फोकास्ट था कि भाई आज 4 जून को मॉनसून केरला के तट पे पहुंच जाएगा। तो आज उसका इंतजार रहेगा भाई, उस पर क्लैरिटी अवेटेड है, पहुंचा नहीं पहुंचा।
हमारी एमपीसी बैठक का डे 2 है आज। कल सुबह तड़के 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होना है और यूएस इंडिया वो ट्रेड टॉक्स का भी आज फाइनल डे है। पता नहीं उससे अभी कुछ निकल के आएगा नहीं निकल के आएगा, पर नजर तो रखेंगे उस पर। खैर, इसकी डिटेलिंग करूंगा जब इवेंट्स कैलेंडर पे जाऊंगा आगे। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। 170 पॉइंट, पौने 200 पॉइंट की कमजोरी, 3/4% दबाव के साथ हम लोग फिर अपने इस सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। फिर दिक्कत भरी शुरुआत होने की तैयारी, और आज हम अकेले नहीं है हमाम में, बाकी भी है। पूरा एशिया इसी तरह से कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। सब दबाव के साथ, सब जगह मुनाफा वसूली, उधर तो कह भी सकता हूं मुनाफा वसूली, दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। और हैंडओवर के तौर पे यूएस, हमने जब कल सेशन की समाप्ति करी थी 3:30 बजे, यूएस के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट थे, लाल और हरे के बीच में झूल रहे थे। उसके सामने वहां पे फाइनली कल ही नजर लग गई। मैं कह रहा था 9 दिनों से S&P 500 तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। लीजिए कल दबाव, तीनों बेंचमार्क्स में मुनाफा वसूली का दबाव बढ़ता हुआ, और आज सुबह के फ्यूचर्स भी पस्ती पड़े हुए आपको नजर आएंगे। दबाव बढ़ रहा है वहां पे भी, तो हैंडओवर तो गड़बड़ा रहा है। एक ब्रेंट कर दीजिएगा, सुबह से हेडलाइन के तौर पे मेंशन हो रहा है 97। हमने छोड़ा वैसे ब्रेंट 98.75 पे था, ये ध्यान रखिएगा। हमें तो कच्चे तेल के भाव कूल ऑफ होके मिल रहे हैं ये सारे इश्यूज के बीच में, पर हाँ इश्यूज फिर बढ़ रहे हैं। हरमास से बातचीत कर ली जाए। भाई साहब, क्या डेवलपमेंट है? इसने उसकी धरती पे, उसने उसकी धरती पे, क्या मामला है? गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो कल बाजार को आखिरकार पता चला कि हालात जो है थोड़े से बिगड़ रहे हैं, जिस तरह का प्राइस एक्शन कल देखने मिला, वरना तो बाजार पूरी तरह से उसको इग्नोर करके ही चल रहे थे। मुनाफा वसूली कह लीजिए, 600 अंक गिरकर डाउ बंद हुआ। S&P 500 की 9 दिनों की रैली जो है जिस पर ब्रेक लग गया, और सारे लगभग बिग टेक के जितने भी शेयर थे, मेटा को छोड़ के सभी में कल गिरावट देखने मिली 3 से 4% की, तो जिसकी वजह से कल नैस्डैक पर भी दबाव था। अब पहले तो हुआ ये है कि ईरान और यूएस की जंग में बेचारे कुवैत और बहरीन फंस गए, उनके धरती पर हमले हो रहे हैं। कुवैत की सेना ने कल फिर से जो है मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए हैं। यूएस के सेंट्रल कमांड ने भी इस बात की पुष्टि की है, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ईरान ने यूएस के बहरीन में जो नेवल बेस है वहाँ पर हमला किया है, और अली अल सलेम एयरबेस जो कुवैत में है वहाँ पर भी हमला हुआ है, और कुवैत के एक सिविलियन एयरपोर्ट पर हमला हुआ, जिस वजह से उस एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा। एक भारतीय की मौत की भी खबर आई है, और उस एयरपोर्ट पर जो है फ्लाइट ऑपरेशंस को कुछ घंटों के लिए रोकना पड़ा, क्योंकि डैमेज वहां पर एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा हुआ था। और साथ ही साथ यूएस की सेंट्रल कमांड ने यह भी कहा कि ईरान ने जो है उनके कमर्शियल जहाज़ों पर भी ड्रोन के जरिए हमले किए हैं। लेकिन जवाब में ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस आरोपों का बचाव इस तरह से किया कि ये जो हमले हुए हैं वो यूएस के द्वारा जो केशम आइलैंड पर हमले हुए थे और ईरान के एक ऑयल टैंकर पर हमला हुआ था, उसके जवाब में सेल्फ डिफेंस के एक्ट में ये हमले हुए हैं। और जो ईरान पर हमले हुए थे वो कुवैत और बहरीन की धरती से हुए थे, लिहाजा उनके जो शासक है वो इसके जिम्मेदार है, और उन्हें इस बात का खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। और लेकिन साथ ही साथ फार्स न्यूज़ एजेंसी की जो रिपोर्ट थी उसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी तरह से कोई एग्रीमेंट यूएस के साथ नहीं किया जाएगा जिसमें लेबनान शामिल ना हो। हाल ही में अब सुबह ये खबर ये आई है कि लेबनान, यूएस और इजराइल के बीच में सीज फायर का जो है फिर से समझौता हुआ है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि हिजबुल्लाह जो है वो हमले करना बंद करे, तब जाकर के ये सीज फायर जो है लागू होगा। और अगर MOU साइन होता है यूएस के साथ तो वो 4 चरणों में होगा। वो 4 चरण क्या होंगे उसकी अभी तक कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन 4 चरणों में किया जाएगा। और यूएस ने जो ड्राफ्ट भेजा है ईरान को, उसका जवाब अब तक वॉशिंगटन को नहीं भेजा गया है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगची ने यह साफ किया कि कम्युनिकेशन चैनल्स यूएस के साथ अभी भी पूरी तरह से सस्पेंड नहीं हुए हैं, लेकिन अग्रीमेंट को लेकर के अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, यह बात भी उन्होंने कल साफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ कल एक पॉडकास्ट किया था, या पहले रिकॉर्डिंग हुई थी या कल उसका रिलीज हुआ था, और उसमें उन्होंने इस बात को माना कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ जो उनका फ़ोन कॉल हुआ था उसमें काफ़ी गाली गलौज का इस्तेमाल किया गया था। और साथ ही हाँ, उन्होंने मान लिया, ये कहा कि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो इस वजह से कि इस तरह के लेबनान के साथ वो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, तो उस वजह से ये सारी बातें हुई।
और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उन्हें सवाल पूछा गया कि ये ब्लॉकेड कब तक रहेगा, तो उन्होंने ये कहा कि लेबर डे तक शायद ब्लॉकेड चलता रहे। यूएस एक उनका अपना फेडरल लेबर डे मनाता है सितंबर में, तो अब ये कह रहे हैं कि सितंबर तक ब्लॉकेड जारी रहेगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सितंबर तक जाने की संभावना जो है वो अनलाइकली है, लेकिन वहां तक मामला थोड़ा सा बिगड़ सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कल सीएनबीसी को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो फोन कॉल हुआ था उस बारे में भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि टैक्टिकल डिसएग्रीमेंट्स तो होते रहते हैं, पारिवारिक मामला है, लेकिन हमारे और डोनाल्ड ट्रंप के जो इरादे हैं वो कॉमन है, मकसद कॉमन है, और साथ ही साथ ईरान जो है एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है यूएस के लिए भी और इजराइल के लिए भी। जंग से अगर थोड़ा सा परे हटे तो कल मैक्रो डेटा काफ़ी सारा आना था यूएस में, उसके बावजूद कल मैक्रो डेटा जो है वो काफ़ी ठीक ठाक ही रहा। अगर हम सर्विसेज पीएमआई की बात करें तो 3 महीने के सबसे ऊंचे स्तरों पर था, और एडीपी का जो प्राइवेट पेरोल्स का डेटा आया वो अनुमान मुताबिक ही था। 1,22,000 नौकरियां जुड़ी थी, 1,20,000 के अनुमान थे, जो कि जनवरी 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर जो था। और उस वजह से काफ़ी सारे फेड ऑफिशियल्स अब ये कहने जा रहे हैं कि डैलस फेड की जो अध्यक्षा है लॉरी लोगन, उन्होंने ये कहा है कि साल के अंत आते आते शायद फेड को महंगाई काबू करने के लिए ब्याज दरें बढ़ानी पड़ जाए, लेकिन क्लीवलैंड फेड की जो अध्यक्षा है बेथ हैमक और न्यूयॉर्क फेड के जो अध्यक्ष है जॉन विलियम्स, वो दोनों ने इस बात को माना है कि मॉनेटरी पॉलिसी इस वक्त जहां है वो ठीक है और ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए मामला ये बिगड़ा हुआ है थोड़ा सा। नैस्डैक के फ्यूचर्स आज कमजोर इसलिए है क्योंकि आफ्टर मार्केट ब्रॉडकॉम और क्राउडस्ट्राइक दोनों के नतीजे आए, दोनों के नतीजे खराब थे, इस वजह से फ्यूचर्स में दबाव है, लेकिन इस वक्त मामला थोड़ा सा बिगड़ता जा रहा है। पर जैसे कहते हैं नेवर से नेवर, क्योंकि हालात वहां पर मिनट दर मिनट बदलते रहते हैं, तो शायद डे पे जो अपडेट्स आए पूरे दिन में वहां पर बाजार की नजरें होंगी। खैर अभी सुबह के लिए तो मामला बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वेस्ट एशिया संकट बढ़ ही रहा है वापस, और कोई सुलह का तो वो दिख ही नहीं रहा है। तो अपने लिए सरदर्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अपने लिए सरदर्द कच्चा तेल और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भारी है। 250 पॉइंट इसलिए दबाव के साथ खुल रहे हैं भैया। ऐसे में करना क्या चाहिए, मार्केट्स में रणनीति होगी क्या, आज का गेम प्लान क्या होगा, वो वीरू से समझ लेते हैं। वीरू गुड मॉर्निंग, लाइए जरा वीरू को स्क्रीन पे, क्या अप्रोच रखा जाए भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, जिस रेंज को आपने डिफाइन किया, अगर आप देखें उस रेंज में इन प्रिंसिपल 2-3 बातें हमें समझनी पड़ेगी। वो ये कि 23,500 के नीचे वीकनेस लगातार परसिस्ट कर रही है और आप रोज बरोज नया लो क्रिएट कर रहे हैं। कभी 260, कभी 209 और कल करीब करीब 151। कल का हाई कॉलाइटस के नीचे है और कल का लो क्या है, 8 अप्रैल का वो गैप। कल मैंने क्लियरली कहा था कि मैं अगर ये बाजार कल 350 तोड़ देगा शॉर्ट करूंगा, 209 जाएगा ये बाजार, गया। वो रिवर्सल क्यों आया, कुछ न्यूज़ आइटम्स थे जो बाजार में फ्लोट कर रहे थे, हालांकि कल की ब्रीफिंग में उसका जिक्र नहीं था, तो वो जब एब्सेंट था न्यूज़ आइटम तो बाजार थोड़ा सा आखिरी में क्रैक भी हुआ, बट मोटे तौर पे एक रेंज रही। अब इस रेंज में कोलैप्सेस भी हैं और इस रेंज में रिवर्सल भी हैं, तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप देखें आपको स्पेस देना पड़ेगा अपनी रणनीति में। पर आशीष एक बात मानेंगे, आप यकीन मानिए, ऐसी शॉर्टिंग, ऐसा ग्रिप अगर आप देखें इंडेक्स पे शॉर्ट साइड पे एफआईज ने लिया है ना कि मत पूछिए। जरा लाइए कल के स्टैट्स। एक तो कैश की सेलिंग, ठीक है, कैश की 5,000-4,000 करोड़ रुपए की सेलिंग हम विटनेस करते हैं, बट कैश की सेलिंग, डीआईएस का बाय वो थ्रस्ट जनरेट कर रहा था। बट लुक एट इंडेक्स, 5600 करोड़ रुपए का उन्होंने कैश बेचा, 5700 करोड़ रुपए डीआईएस ने बाय किया, बट इंडेक्स की सेलिंग देखिए आशीष, ह्यूज। और मात्र इन 5 सेशंस में कल 4419 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए उन्होंने इन ए सिंगल सेशन, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट। और इन जून के 5 सेशंस में आशीष 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि पूरी सीरीज में कभी शॉर्ट नहीं होते, वो शॉर्ट चले गए। नाउ दे आर होल्डिंग 2.59 लाख शॉर्ट, कॉल भी लॉन्ग है, पुट भी लॉन्ग है, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी काफी गंभीर सेलिंग थी। सारे लॉन्ग्स जो आईटी में थे मेरे ख्याल से उन्होंने ट्रिम कर लिए, 40,000 कॉन्ट्रैक्ट यहां पर शेयर हो गए। इन स्टैट्स के मुताबिक एफआईएस की ग्रिप जिस तक शॉर्ट पे बनी हुई है, हमने पिछले 4 दिन में, 5 दिन में, जून में अब तक उन्हें कभी भी चैलेंज नहीं किया कि जनाब आप एक्सट्रीम लॉस पे आ सकते हैं और आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं शॉर्ट के साथ। हमने पिछले 5 दिन में कभी उनको चैलेंज नहीं किया। कॉल आइटस कहां पे प्लेस्ड है, 23,500। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं पिछले 3 दिन से रेजिस्टेंस लिख के आ रहा हूं 23,563। इन प्रिंसिपल इस लेवल के नीचे वीकनेस परसिस्ट करेगी, यहां पे अभी भी बड़े कॉल आइटर्स हैं और इस 2 स्ट्राइक्स में लगभग
1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है और नीचे पुट राइटर्स कहीं पर है, तो कल पुट राइटिंग हुई है 23,300 पे और उसके बाद अगर कोई रीजनेबल पुट है तो वो है 23,000। पिरामिड्स लेके आइए। हर रिवर्सल के बाद, इंट्राडे रिवर्सल के बाद भी वो 23,500 का जो कॉल राइटर्स है वो कमिटेड है। उनकी पोजिशनिंग में अगर आप देखें कोई अंतर नहीं है, कोई रिडक्शन नहीं है। ये देखिए अभी भी द टफेस्ट कॉल राइटर एज ऑफ नाउ। लेके आइए RS1। ये बाजार तब तक सेल करता रहेगा, कोलैप्स करता रहेगा, ड्रिफ्ट करता रहेगा लोअर ट्रैजेक्टरी से जब तक कि आप RS1 को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। और RS1 क्या है? फर्स्ट कॉल राइटर जोन इन 10 डे, दैट्स 561 एंड 617। ये निकले तो एक छोटा सा अगर आप देखें प्रेशर रिलीज करने के लिए हम स्विंग देंगे 696 विच इज 20 डे और माइट बी 23778 विच इज द बिगेस्ट कॉल राइटर जोन इन दिस जोन। और एक टेक्निकल पॉइंट भी है, बट बिलो RS1 वीकनेस परसिस्ट करेगी, कोलैप्सेस आएंगे, आप सिंक करेंगे। और आज के लिए जब गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे खुल रहा है, याद रखिएगा बेस 1 क्रिटिकल है। हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, क्योंकि पिछले 2 दिन में ये बार बार वायलेट हुए हैं। बट अगर ये ड्रिफ्ट यानी ये कोलैप्स के बाद मतलब गिफ्ट निफ्टी के ये टूटता है तो अगेन अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स बेस 2 इज पॉसिबल। अब बेस को थोड़ा डिफाइन करते हैं। बेस 2 पे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, क्योंकि उस पुट राइटर को आप क्या सम्मान देंगे जो पिछले 3 दिन से अगर आप देखें डिफीट हो रहा है। बट स्टिल दैट्स अ लोअर एज ऑफ द गैप। और एक और बात, इस जोन में शॉर्ट लेकर बहुत देर खड़े मत होइएगा, यहां से बार बार सिस्टम रिवर्सल जनरेट कर रहा है एंड मोस्ट स्पेशली व्हेन इट्स एक्सपायरी डे। तो इस तरीके से अप्रोच कीजिए इस जोन को 23,200 23,150 के ऊपर और 23,550 के नीचे, 23,500 के नीचे। निफ्टी बैंक उस न्यूज आइटम पे इसने जो स्पेकुलेशन में था आशीष, जहां तक मेरी आप देखें सोच है, सबसे बड़ा रिवर्सल इसने दिया एंड थैंक्स टू PSU बैंक्स जिन्होंने इस पुल बैक को रजिस्टर करने में निफ्टी बैंक की मदद दी। बट काम क्या किया? शुरू में कोलैप्स, काम क्या किया? 53,200 का बाय, और काम क्या कर रहा है कल इसमें? इसका इंट्राडे हाई था 20 डे में। कॉल राइटर्स कहां पे हैं कल? अभी भी 54,000 पे, और कॉल राइटर के साथ पुट राइटर अभी भी 54,000 पे है। लेके आइए लेवल्स। देखिए गिफ्ट निफ्टी में बड़ा ड्रॉप है, लेकिन बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा निफ्टी का। हम बेस 1 पर रिस्पेक्ट दे रहे हैं 54,000 के पुट राइटर को। अगर 54,000, अगर ये 53,800 के ऊपर ही रहा तो इसको शॉर्ट करने के बारे में मत सोचिए। मैं डेटा को रिस्पेक्ट देते हुए बात कर रहा हूं। 54,000, 53,800 के ऊपर ये स्टेबल रहेगा, 54,345 के नीचे स्टेबल रहेगा। स्ट्रेंथ आएगी निफ्टी बैंक में, रेजिस्टेंस रखेगा अगर आप 54,367 के जोन को क्रॉस करते हैं। इन दैट केस एनीथिंग इज पॉसिबल ऑन द हायर साइड बिकॉज दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। उसके बाद कोई रीडिंग नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग आपको कहां ले जा सकती है। बट बेस 1 हमको रिस्पेक्ट देंगे। और एक बात याद रखिएगा, बेस 1 अगर वायलेट होता है तो उसका मतलब यह है कि निफ्टी बैंक अग्री है टू पार्टिसिपेट इन दिस डाउनफॉल, और इन दैट केस अगेन अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 53,200 पॉसिबल है। बट याद रखिएगा एक लास्ट मैसेज, 53,200 बायस को रिवॉर्ड कर रहा है, इस चीज को जहन में रखिएगा। आशीष बिल्कुल ठीक। और आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए इक्विनॉक्स के पुणे से पंकज रांदड़ साहब जुड़ते हुए। पंकज जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज के प्रिफर्ड ट्रेडिंग आइडियाज कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी का 2 ट्रेड्स हैं, थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच के साथ में जाना पसंद करूंगा। आईटी में प्रेशर नजर आ रहा है तो परसिस्टेंट के फ्यूचर्स में बिकवाली की सलाह रहेगी। 5,120-125 की रेंज में क्लोज हुआ है, वहीं बिकवाली की सलाह रहेगी। 5,160 रुपए का स्टॉप लॉस, 5,050 रुपए और 5,005 रुपए तक के टारगेट्स इंट्राडे के अंदर हम लोग विटनेस कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ट्रेड जो है वो थोड़ा कंडीशनल बाय रहेगा मैनकाइंड फ्यूचर्स के ऊपर। 2395 के ऊपर ही खरीदारी की सलाह रहेगी। 2375 रुपए का एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 2450 रुपए के टारगेट देखने मिल सकते हैं। मैनकाइंड फार्मा कंपैरेटिवली काफी अच्छा स्ट्रक्चर नजर आता है। परसिस्टेंट सिस्टम्स एक सेल है, मैनकाइंड फार्मा एक बाय है। हेडलाइन में मेंशन था कि एडीआर्स फिर दबाव में थे, पर पता नहीं वो ऐसा तो नहीं भारतीय बाजार में जो तगड़ी सेल ऑफ आ गई थी अब उसको फॉलो थ्रू कर रहा है वहां पे एडीआर, इसीलिए दबाव में। क्योंकि कल इंडिकेशंस थे तगड़े प्रेशर के, इवेंचुअली इन्फी बंद हुआ था 0.4% दबाव में, और एडीआर फिर आज 2-3% दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो देखना होगा आईटी और दबाव आने वाला है या एडीआर इंडियन मार्केट्स को फॉलो कर रहे थे। खैर आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, ये सॉरी आइडियाज नहीं, खबरों वाले स्टॉक्स नुपुर स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे। नुपुर हाई, गुड मॉर्निंग, कौन कौन से? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले राजेश एक्सपोर्ट्स के साथ ही शुरुआत करते। करीबन 15 लाख करोड़ की हेराफेरी का मामला यहाँ पे सामने आते हुए दिखाए। सेबी ने प्रमोटर पर राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर
खरीदने बेचने पर रोक लगाई है। यहाँ पर ये माना गया है कि जो रेवेन्यू है उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, जिसकी वजह से ये रोक आती हुई नजर आई है। FY 21 से 25 के दौरान ऑलमोस्ट जो जितने भी रेवेन्यूज थे वो फर्जी पाए गए और बिना किसी आधार के यहाँ पे रेवेन्यूज को दर्ज किया गया और इसी का बेनिफिट जो है प्रमोटर ने उठाया, जिसकी वजह से इतना बड़ा सेबी का ऑर्डर आते हुए यहाँ पर दिखा है। इसके अलावा काफ़ी और स्टॉक्स है जहाँ पे आपको फोकस करके चलना है। IEX पर नजर रखें, मे का अपडेट आते हुए दिखा है। ट्रेडेड जो वॉल्यूम से करीबन 19% की बढ़त आपको यहाँ पे नजर आएगी। डैम में भी 24% की बढ़त देखने को मिली और रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स देखें तो 16% की बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है। JBM ऑटो यहाँ पर मई में कंपनी के पास 49% का मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक बस में देखने को मिला है। मार्केट शेयर देखे वो 33% था अप्रैल में, वो सुधर के 49% पहुंचता हुआ नजर आया। हीरो मोटोकॉर्प इंटरेस्टिंग, कल से इसकी चर्चा हो रही है। कंपनी ने जो अपनी फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल उसे लॉन्च कर दिया है। स्टार्टिंग प्राइस देखें एक शोरूम तो करीबन 72,000 के आसपास आपको नजर आएगी। BHEL पर फोकस करें, कंपनी ने 2000 से 2500 करोड़ के ऑर्डर विन यहाँ पे दर्ज किए। NBCC 83 करोड़ के ऑर्डर विन यहाँ पर भी आते हुए दिखे। GE पावर और JSW एनर्जी पर भी फोकस है। NCLT का अप्रूवल मिल चुका है। GE पावर जो अपनी आर्म को डीमर्ज करके JSW में डालने वाला है, उसके लिए अब NCLT से अप्रूवल मिलते हुए दिखा है। परफेक्ट है, सारे स्टॉक्स आप रखिएगा। अभी एंजल वन के भी मंथ अपडेट स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। थोड़ा सा क्या क्लाइंट बेस केवल 1% मंथ ऑन मंथ बढ़ा, पर उन्होंने अपने अपडेट में ही सबसे पहले ऊपर लिख दिया है कि नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज जो थे पिछले साल के मुकाबले इस बार 5 कम थे। तो उस लिहाज से फिर आपको उस आंकड़ों को समझना होगा। वो नीचे जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो दिल्ली चलेंगे। SMC ग्लोबल की वंदना भारती जी जुड़ गई हैं आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए। वंदना मैम, गुड मॉर्निंग। आता हूं। वो पहले तो एंजल वन का स्टॉक स्क्रीन पर रखिएगा। वो 5 दिन कह दिया, 5% कह रहे थे। असल में उनका कहना है कि मई इस साल 19 ट्रेडिंग डेज थे, पिछली बार मई में 21 ट्रेडिंग डेज थे, और इवन मंथ ऑन मंथ देखेंगे तो पिछली बार 20 ट्रेडिंग डेज थे। तो उस लिहाज से आपको उन आंकड़ों को समझना है, ऐसा उनके रिलीज कहती है। खैर, कमोडिटीज पे जाऊं उससे पहले तबरअप की सेकंड प्लेट स्क्रीन पर आएगी। कच्चा तेल कूल ऑफ ही होकर मिल रहा है, हालांकि उस पर पता नहीं कितना भरोसा करें क्योंकि मिडिल ईस्ट क्राइसिस तो टेंशन तो ओवरनाइट बढ़े ही बढ़े। बाकी के वेरिएबल सब आपकी स्क्रीन पर है। कमाई कैसे होगी? SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना मैम जुड़ चुकी हैं। वंदना मैम, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। मुझे लग रहा है ऐसी कमोडिटी में जाना चाहिए जो रिलेटिवली कम मतलब कि वॉलेटाइल हो और स्टेबल ट्रेंड हो। 2 कमोडिटी मेरे रडार पे है। ये है एक नेचुरल गैस, इसमें स्लोली काफी अच्छी मूव आ रही है। 307 पे खरीदना चाहिए 315 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस 304 का लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी है, काफी दिनों बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया है, ये है कमोडिटी मिलेट। इसकी डिमांड बढ़ रही है, 207 के करीब इसे मतलब कि खरीदना चाहिए। 210 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 205 रुपए 50 पैसे का। आज एकदम हटके है। लेड में खरीदारी करने का कॉल और नेचुरल गैस में एक बाय इनिशिएट करने का मन। ये हैं 2 बढ़िया सी बाय आइडियाज। सबके दोनों के स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करिएगा। वंदना मैम, थैंक यू सो मच सुबह पे जुड़ने के लिए। थर्सडे का दिन है, इवेंट कैलेंडर लेकर आइएगा स्क्रीन पे उसका स्टिंग। सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए। उसके अलावा साउथ वेस्ट मॉनसून थोड़ा सा डिले तो हो ही गया है, हालांकि ऑनसेट की डेट 1 जून होती है, ±4 डेज, तो उसको डिले नहीं कहूंगा, अभी भी ब्रैकेट में ही है, लेकिन जो पहले बोला गया तो उससे जो डिले ही है। आज केरला के तट पे पहुंचता है नहीं पहुंचता वो देखना होगा। MPC की 3 दिवसीय बैठक का आज डे 2 है। हमारी आवाज MPC ने बता तो दिया है लाइकली क्या होगा। कल सुबह 10 बजे परेड पॉलिसी अनाउंस हो रही होगी। US इंडिया ट्रेड पैक्ट निगोशिएशंस 3 दिन के होने थे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आज आखिरी दिन है, देखते हैं कुछ अनाउंसमेंट से एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ सामने आए। US में आज जॉब मार्केट के अपडेट्स आ रहे होंगे, जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स और प्लस चैलेंजर जॉब कार्ड्स एक प्राइवेट डेटा आता है, वो भी आज शाम को आ रहा होगा। 4 बोर्ड मीट्स हैं। हिंदुजा ग्लोबल और पिलानी इन्वेस्टमेंट्स दोनों डिविडेंड कंसिडर कर रही होंगी। सैटिन क्रेडिट केयर आज फंड रेजिंग करना चाहता है, इश्यूएंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रेफरेंशियल या राइट्स के थ्रू। सिग्मा एडवांस सिस्टम्स, ये मेरे ख्याल से पहले इसको मेगा सॉफ्ट कहते थे, नाम बदल दिया है, ये फंड रेजिंग करना चाहते हैं प्रेफरेंशियल इश्यू के जरिए। एक्स डेट है ट्रेंड की, वो बोनस शेयर डोल आउट था 142, वो एडजस्टमेंट आज प्ले आउट होना है। रैलिस इंडिया एक्स डिविडेंड, बाकी कोई खास नहीं है।
मारुति, कल हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी फ्लेक्सी फ्यूल बाइक शोकेस करी थी, लॉन्च करी थी। आज मारुति सुजुकी अपनी देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च करने जा रहा है। एक वैगन आर होगी जो लॉन्च हो रही होगी फ्लेक्स फ्यूल। गडकरी साहब होंगे, हरदीप सिंह पुरी साहब होंगे अनवेलिंग में। हाँ, वैसे फ्लेक्स फ्यूल कार आ रही है, इस देश में भी फ्लेक्स फ्यूल मिलता नहीं है, ध्यान रखिएगा। E85 जिसमें 85% इथेनॉल ब्लेंड होता है, अभी कहाँ मिलता है। तो अंडे से पहले मुर्गी आ जाएगी, बाद में फ्लेक्स फ्यूल आएगा, ये अपडेट है। खैर, मेरे को लगता है कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, उससे पहले की ये तैयारियां, इसीलिए लगातार लॉन्चेस हो रहे हैं। जायडस लाइफ साइंसेज का बायबैक आज से खुल रहा है। धानुका एग्रीटेक का बायबैक आज से खुल रहा है। टेंडर ऑफर है जायडस का 1260 रुपए पर शेयर पे, 1100 करोड़ रुपए का बायबैक है। धानुका की डिटेल्स भी सीरीज पर आ जाएंगी। हाँ, OTT की एक रिलीज है, माँ बहन। नहीं, मैं सिर्फ रिलीज का नाम बता रहा हूं। एक डार्क क्राइम कॉमेडी है, माधुरी दीक्षित जी है उसमें। ये आज OTT रिलीज है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के क्यूज कहाँ हैं? 200 पॉइंट तकरीबन दबाव के साथ हम लोग आज इस एक्सपायरी डे सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखते हैं सेशन इवेंचुअली पैन आउट कैसे होता है। और माज कह रहे थे थोड़ा सा फ्रेजाइल हो गया है मिडल ईस्ट, तो आज दिन भर आपको नजर रखनी होगी उस पर, वेस्ट एशिया क्राइसिस पे। मैं शो को यहीं समेट रहा हूं, थोड़े से कमजोर नोट पे गिफ्ट निफ्टी के क्यूज को देखते हुए, लेकिन CNBC आवाज पे एक्शन कंटिन्यू करेगा। मॉर्निंग कॉल के बाद अगली प्रोग्रामिंग है टॉप 20 ब्रेक के उस पार। नमस्कार।